बेंगलुरु में स्पेशल 26, जी हां, बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई है जहां 2024 में भाजपा को घेरने के लिए विपक्ष का मंथन किया गया है। इसमें कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जेडीयू, शरद गुट, शिवसेना समेत तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया है। बेंगलुरु में विपक्षी दल की बैठक हुई है और तमाम नेता, तमाम संगठनों के नेता इसमें शामिल हुए हैं। तो एक तरफ जहां एनडीए की बैठक कल होने जा रही है, विपक्ष की ये दूसरी बड़ी बैठक हुई, इससे पहले पटना में हुई, अब ये बैठक हुई है बेंगलुरु में और तमाम ये पार्टियां इसमें मौजूद रही हैं। विपक्षी एकता को दिखाने के लिए ये बैठकों का दौर भी जारी है। पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विवाद था, फिर वो विवाद भी अब खत्म हो गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सोनिया गांधी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया जा रहा है। कैसे देखने की बात है, सब लोग ये दूसरी मीटिंग है। कई सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं आज की हालत में कि देश की हमारी जो देश का जो चरित्र है, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उस चरित्र को बरकरार रखना जरूरी है और उसे मजबूत करना है। आज उसी चरित्र के ऊपर एक बहुमुखिया हमला हो रहा है मोदी सरकार के चलते हुए, तो उससे बचना है तो मोदी सरकार को या भाजपा को सरकार से अलग करना अनिवार्य है। तो उसके लिए किस तरीके से हमारे बीच में सहयोग होगी, वो है चर्चा का मुख्य विषय। तो बेंगलुरु में विपक्षी एकता की ये बैठक की गई। हमारे साथ हमारी सहयोगी कनिका कटियार लाइव जुड़ी हुई है। कनिका, बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक चल रही है, 2 दिवसीय बैठक है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है विपक्षी एकजुटता की जो बड़ी तैयारी है वो की जा रही है। कल बेंगलुरु में सुबह 11 बजे से विपक्षी दलों की बैठक होगी जिसमें 26 दल जो है शामिल होंगे। और वहीं देखिए, लगातार देखा जाए तो लोकसभा के मद्देनजर जो रणनीति प्लान की जा रही है उसके जरिए जो है विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी ताकत और शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। इस बैठक में 26 दल शामिल होंगे और वहीं कहा जा रहा है कि लोकसभा के मद्देनजर क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और किस तरह से, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, उनके साथ सीटों को लेकर अलायंस किया जाएगा, क्योंकि हर एक राज्य में अलग अलग पार्टियों का अलग अलग समीकरण है। उस समीकरण को कैसे साधा जाएगा, क्या कुछ सीटें रहेंगी, कैसे बार्गेनिंग पावर तय की जाएगी, इसके मद्देनजर जो है विपक्षी एकजुटता की बैठक जो है वो कल बेंगलुरु में की गई है। होटल ताज में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे जो है बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें तमाम बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, एनसीपी हो, वहीं जो है तमाम अन्य पार्टियां जो हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, जितने भी बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टियां हैं, इस बैठक में शामिल होंगे। और इसके अलावा जितने भी राज्य, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो केसीआर की पार्टी हो, तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। कुल मिलाकर 26 पार्टियां इस बैठक में शामिल होंगी और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है रणनीति तैयार की जाएगी और एक फ्लोर मैप बनाया जाएगा। जी ऋषभ। कनिका, 26 एक तरफ और 38 का दावा दूसरी तरफ से किया जा रहा है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तंज कसा कि प्रधानमंत्री तो राज्यसभा में कहते थे कि मैं अकेला विपक्ष पर भारी हूं, लेकिन चुनाव करीब आते और विपक्षी एकता को देखते हुए प्रधानमंत्री खुद अब एनडीए की बैठक करने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो जब से पार्टी में नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं तब से कहीं ना कहीं बड़े फैसले किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज विपक्ष की बैठक में निकलने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी तंज कसा और कहा कि एक समय था जब वो राज्यसभा में आकर या लोकसभा में आकर ये कहा करते थे कि मैं अकेला एक काफी हूं। आज ये नौबत आ गई है कि कहीं ना कहीं एनडीए की आपातकालीन बैठक जो है बुलाई गई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर हम बात करें
करें तो एनडीए को लेकर लगातार जो है हमला किया जा रहा है, तमाम तंज कसे जा रहे हैं। वहीं हम अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, केसी वेणुगोपाल की बात करें, इसके अलावा तमाम बड़े नेता जो है जो बेंगलुरु पहुंचे हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए को लेकर भी जो है तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए, लगातार इससे पहले पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई जिसमें 18 पार्टियां शामिल हुई थी। अब बेंगलुरु में जो है सेकंड सेशन ऑफ बैठक का रहेगा जिसमें 26 पार्टियां शामिल होंगी। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है इस बैठक की अहम भूमिका देखने को मिलेगी, क्योंकि आखिरकार सवाल यह भी खड़ा होता है ऋषभ कि 2024 के लोकसभा से पहले क्या ये 26 पार्टियां गठबंधन कर पाएंगी? क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण बैठ पाएगा? क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पे ममता बनर्जी के सामने कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी के सामने जो है अलग अन्य पार्टियां भी हैं, बीजेपी भी शामिल है। उसके अलावा अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में भी सेंटीमेंट अलग है, चाहे वो केसीआर की पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय अलग पार्टियां हो, उनको सीटों को लेकर भी जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है अभी उनके साथ अलायंस में नहीं है। वहीं अगर हम यूपी में बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी रही है। तो आखिरकार दो लोकसभा के चुनाव से पहले एक साथ कैसे रहेंगे? तमाम तरह के सवाल जो हैं वो इन पार्टियों को लेकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब जो कल की बैठक होगी, कल जब इस बैठक में 26 दल शामिल होंगे, बड़े नेता शामिल होंगे, क्या बातें होंगी, किस तरह समीकरण बनाया जाएगा, उस बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या यूपीए जो है वो एनडीए के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या लोकसभा से पहले कहीं ना कहीं रास्ते और मंजिलें अलग अलग होती दिखाई दे रही हैं। कनिका, आपने कहा कि जिस तरह से यूपीए अगर एनडीए पे भारी होता है तो कौन कौन से मुद्दे होंगे? क्योंकि सीट शेयरिंग की बात कही जा रही है, सीट शेयरिंग भी की भी बात की जाएगी, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन किस किस पे चुनाव लड़ेगा। तो इसके अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं जिनको इस बार उठाया जाएगा? क्योंकि कुछ पार्टियां हैं, पिछली बार 18 थी, इस बार 8 नई पार्टियां और इस बैठक में पहुंच रही हैं। देखिए ऋषभ, अगर हम लगातार मुद्दों की केवल बात करें तो लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, या जो केंद्र सरकार जो नए कानून लेके आई है, नए बिल लेके आई, चाहे वो किसान विरोधी बिल हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसपे कहीं ना कहीं जो बाकी विपक्ष की पार्टियां हैं उनके एक जैसे जो है सुझाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार अगर हम महंगाई और बेरोजगारी की बात करें तो उसको लेकर कांग्रेस के अलावा तमाम पार्टियों ने भी लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस बैठक का जो मेन एजेंडा है वो बताना चाहूंगी कि इस बैठक में एक तो पहले डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार लोकसभा में किन मुद्दों को विपक्ष उठाएगा और केंद्र सरकार को और एनडीए को घेरेगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें साउथ की बात करें तो साउथ में सीटों को समीकरण कैसे होगा। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चाहे वो शिवसेना हो, उद्धव ठाकरे हो, उनकी पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पार्टी हो, उनके साथ कैसे समीकरण बैठेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है अब महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। आंकड़े और लोग सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पास है, तो कैसे वो एनसीपी के साथ गठबंधन करेंगे, कैसे वो जो है उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करेंगे। वहीं अगर हम यूपी के बात करें तो यूपी में जो है समाजवादी पार्टी के साथ कैसे आखिरकार कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां जो है वो कैसे अलायंस करेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पंजाब और जो दिल्ली की बात करें तो मौजूदा सरकार है और अन्य राज्यों में भी लगातार आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी की बात कही। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के जो मतभेद हैं वो किसी से छुपे नहीं है। अगर इससे पहले जब पटना में बैठक हुई थी तब भी वो मतभेद देखने को मिला था। कांग्रेस के भी कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी के लिए स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इस बैठक के लिए कांग्रेस ने एक हाथ लो और एक हाथ दे वाला काम किया कि हम आपका साथ देंगे अध्यादेश पर और आप हमारा साथ दीजिए 2024 चुनाव पर। देखिए बिल्कुल, अगर हम केवल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो पटना में जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था जब तक कांग्रेस पार्टी अध्यादेश को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी अगली बैठक में आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। लेकिन बैठक से एक दिन पहले अध्यादेश पे कांग्रेस पार्टी का समर्थन आना कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर को जो है देखने को मिलता है, यानी कि कांग्रेस पार्टी एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना पसंद कर रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आने वाले संसदीय जो मानसून सत्र होगा वहां पर वो अध्यादेश को सपोर्ट करेंगे
करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अध्यादेश को कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करती है तो जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम छेड़ी जा रही है वो पहले ही टूट जाएगी। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में बात करें अगर, तो लोकसभा में जो है आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर देखने को मिल रही है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी अध्यादेश में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करके लोकसभा चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी का सपोर्ट चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये 1-to-1 का मुकाबला चल रहा है। वहीं दूसरी ओर अध्यादेश में सपोर्ट करने का एक और रीजन ये भी है कि विपक्षी एकजुटता को लेकर लगातार जो है कांग्रेस ने मुहिम छेड़ी है। अगर वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे अध्यादेश को लेकर तो वो मुहिम जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगी। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं जो है दबाव के कारण, ताकि विपक्षी एकजुटता बनी रहे और आने वाले दिनों में जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं महागठबंधन के लिए वो कायम रहे, इसीलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है अब बीच के रास्ते पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अन्य पार्टियां भी जो है लगातार अध्यादेश को लेकर सपोर्ट करती आई हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर ऑफ चीजों को लेकर जो प्रेशर डेवलप हुआ है उसके लिए जो है कांग्रेस ने अध्यादेश को सपोर्ट किया है। देखिए, विपक्ष में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि एक हाथ दे और एक हाथ ले। सभी पार्टियां एक दूसरे पर कुछ ले रही हैं, कुछ दे रही है, यही चीज पूरे विपक्ष में चल रही है और इसी एकजुटता को वो शो ऑफ और दिखाना, प्रूव करना चाहते हैं कि हम एकजुट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।